कक्षा 11 नागरिक शास्त्र की कक्षा में मैं शैलेंद्र चौधरी, प्रवक्ता, पटेल स्मारक इंटर कॉलेज भटट, गोरखपुर, आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम लोग खंड खा, जैसा आप जानते हैं 2 पुस्तकें हैं। दूसरी पुस्तक जो राजनीतिक सिद्धांत है, उसके पहले अध्याय जो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय नाम से है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप नई कक्षा में आए हैं, आपको ये लग रहा होगा ये नया विषय है। नहीं, इसके विषय में आपने पिछले साल कक्षा 10 में कुछ जानकारियां रखी हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। देखिए बच्चों, आप के अंदर विवेक है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और वह इस 2 मामलों में भिन्नता रखता है अन्य लोगों से। कौन कौन सा? एक विवेक के मामले में और दूसरा अपने भावों को व्यक्त करने के मामले में। भाव जो व्यक्त किए जाते हैं वह कई रूपों में होते हैं। आप अपने विचारों को जब 4 लोगों के साथ साझा करते हैं बच्चों, तो उस पर जो परिचर्चा होती है, कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता है। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पे जो राजनीतिक सिद्धांत गठित हुए, उनको इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, जो मानव प्रतिमानों की स्थापना के लिए आवश्यक थे। लोकतंत्र के स्वरूप के बारे में, स्वतंत्रता, ये सब के बारे में राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इस अध्याय में बच्चों हम क्या क्या चीज समझेंगे? पहली चीज समझेंगे कि राजनीति क्या है। दूसरा, राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ेंगे। ये किताब का नाम ही राजनीतिक सिद्धांत है, तो इसमें हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, हमारे अध्ययन का विषय क्या होगा। और इन जो राजनीतिक सिद्धांत प्रतिमान होते हैं, उनको व्यवहारिक धरातल पर लाने के लिए क्या क्या करना होगा, किस प्रकार उसे उतारा जा सकता है, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में हम राजनीतिक सिद्धांत अध्ययन की उपयोगिता क्या है मेरे लिए, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हर विषय की उपयोगिता है। उसी तरह इन राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की उपयोगिता के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला बिंदु आता है राजनीति क्या है। आपके समक्ष जब ये प्रश्न आता है तो आपके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ जाते हैं। पहला आता है राजनेताओं से कि राजनीति मतलब नेतागिरी, और एक दूसरा चीज आता है कि भ्रष्टाचार, स्वार्थ लोलुपता, ये सब आपको उसमें दिखने लगता है, अर्थात गंदी राजनीति। बच्चों, हम यहीं से शुरुआत करते हैं राजनीति की। अब ये सोचिए, आपके दिमाग में ये 2 तरह के विचार आए। क्यों? क्योंकि आप अपने आसपास परिवेश में जो चीज देख रहे हैं, उससे आपने अपने मन में, अंतर मन में एक सिद्धांत गठित कर लिया। बच्चों, वास्तव में राजनीति एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव समाज अपनी समस्याओं का समाधान करता है। राजनीति किस प्रकार की प्रक्रिया है? जब व्यक्ति आपस में चर्चा करता है, उसके कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, सरकारों तक वो बातें जाती हैं जिन्हें लागू किया जाता है, या सरकारों के जो कानून आते हैं उन्हें जनता जो प्रतिक्रिया देती है, उससे एक स्वस्थ लोकतंत्र, समानतावादी लोकतंत्र, स्वतंत्रता
वादी समाज की स्थापना होती है। अतः जो मानवीय समस्याएं हैं उनके उचित समाधान के लिए राजनीति आवश्यक है। अब जो आपने धारणाएं बनाई उससे दो राय होते हैं उन राजनीति के बारे में। एक जो राजनेताओं से संबंधित होता है, समाज सेवा, ये राजनीति का एक साधारण अर्थ है। दूसरे अर्थों में जो अन्य लोग लगाते हैं कि महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का साधन है, यह शोषण को बढ़ावा देता है, यह स्वार्थपरक राजनीति को कहते हैं और उसे कहते हैं गंदी राजनीति। क्योंकि जब आप विद्यालय में खेल खेलते हो, वहां टीम का चयन हो रहा है, कोई छात्र जो अध्यापक के ज्यादा नजदीक है वह अपने पसंद के लोगों को ले लिया, तो आप क्या कहते हो? वह गंदी राजनीति कर रहा है, कहते हो ना। इसी तरह की भारतीय क्रिकेट टीम का चयन हो, कोई खिलाड़ी अपने स्थान को बनाने के लिए क्या करेगा? दांवपेच करता है, और इसी को गंदी राजनीति कहते हैं। अर्थात अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का साधन बना लेते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है। आज राजनीति में की परिभाषाएं कहीं ना कहीं बदलती नजर आ रही हैं। कोई व्यक्ति इससे अलग नहीं हो सकता। समाज में रहने वाला व्यक्ति कभी उससे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी आकांक्षाएं होती हैं और उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो संगठन बनते हैं वो किन्हीं सिद्धांतों पर होते हैं, आधारित होते हैं, और जो उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए बहुत प्राचीन काल में यूनान के विचारक अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। तो क्या मनुष्य राजनीति से अलग हो जाएगा? जिसे महात्मा गांधी ने भी कहा कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवा कोई अन्य रास्ता नहीं है। हमें जो राजनीति है व्यक्ति को चारों तरफ से घेरे हुए है और उससे हमें लड़ना है, निपटना है। राजनीति की बुराइयों से लड़ना है, राजनीति से नहीं। क्योंकि किसी भी समाज की उन्नति के लिए वाद विवाद का होना आवश्यक है। वाद विवाद भी राजनीति का एक अंग है। जब तक वाद विवाद नहीं होगा, नए प्रतिमान नहीं स्थापित होंगे और समाज गतिमान नहीं होगा। तो इस तरह बच्चों राजनीति को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं? देखिए, किसी सिद्धांत का निर्माण यूं ही नहीं हो जाता, क्योंकि सिद्धांतों के निर्माण के लिए वाद विवाद के अलावा अनेक विचारधाराओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो लोकतांत्रिक प्रतिमान स्थापित हुए हैं उनके स्वरूपों के निर्धारण के बारे में अनेक विचारधाराएं आती हैं। उसके बाद सिद्धांतों के निर्माण होते हैं। स्वतंत्रता के प्रतिमान हो या समानता के प्रतिमान हो। बच्चों, एक चीज और समझिए, आपके चारों तरफ विकास की गतिविधियां हो रही हैं। क्या आप कभी ध्यान दिए उन विकास की गतिविधियों के पीछे या जो बदलाव हो रहा है उनके पीछे कुछ मूलभूत कारण काम करते हैं, कुछ सिद्धांत काम करते हैं, और उन सिद्धांतों और मूलभूत विचारों के कारण ही मानव प्रेरित होता है और उस प्रेरणा के फलस्वरूप वो परिवर्तन होता है।
यदि वो सिद्धांत ना होते तो व्यक्ति प्रेरणा कहां से लेता और किस तरह वो आगे बढ़ता। आप फ्रांस की क्रांति को ले लीजिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भाव पे लड़ा गया। वो एक सिद्धांत था जिसने जनता को प्रेरित किया। आप अपनी भारतीय स्वतंत्रता को लीजिए, आपके पुराने आदर्शों को, पुराने सिद्धांतों को जब आपको समझाया गया, जब गांधी ने स्वराज की उचित परिभाषाएं आपको बताई, तब जनता आंदोलित हो गई और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस तरह सिद्धांत का जो गठन होता है, उनका जो अध्ययन किया जाता है इन सिद्धांतों के अध्ययन, वो है कि पहला लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के बारे में हम अध्ययन करते हैं सिद्धांतों के अंतर्गत, और राजनीतिक सिद्धांतों की जो विकास की प्रक्रिया है वह प्राचीन काल में अरस्तु, प्लेटो और अरस्तु, कौटिल्य से लेकर मध्यकाल में लॉक और हॉब्स तक चले आइए। रूसों की स्वतंत्रता की अवधारणा को देखिए, मिल को देखिए, लास्की को देखिए, कार्ल मार्क्स के विचारों को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को देखिए। ये विचार क्या थे जिन्होंने एक सिद्धांतों की स्थापना की, अलग अलग प्रतिमान स्थापित किए और विभिन्न विचारधाराओं और धारणाओं को जो ये अध्ययन किया जाता है इस सिद्धांतों में, वो इसलिए क्योंकि उन्हें उस देशों में स्थान दिया जाता है। आपके देश की प्रस्तावना में महात्मा गांधी की छवि मिलती है, तो वहीं सामाजिक समरसता के लिए, एक समान समाज की स्थापना के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का भी अनुमोदन मिलता है, जिन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए, अल्पसंख्यकों के समान हित जो है अधिकारों की मांग की थी, उनके संरक्षण के लिए, जिसे वास्तव में उतारा गया। ये एक सिद्धांत का अध्ययन हमें आवश्यक होता है किसी समाज के वास्तविक विकास के लिए। वास्तविक विकास का मतलब है कि समाज में समान स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, ये चीजें विद्यमान हों। और न्याय जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में, न्यायिक प्रक्रिया की समीक्षा भी सिद्धांतकारों, राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है न्याय में देरी न्याय ना मिलने के बराबर है। न्याय के विभिन्न प्रतिमान हैं, किस तरह उसे अलग अलग सिद्धांतकारों ने परिभाषित किया, उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना होता है। लेकिन वास्तविक न्याय क्या है, चाहे वो समानता में हो, चाहे स्वतंत्रता के संबंध में हो। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया के बारे में भी एक सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर प्रत्येक देश के नागरिकों के विकास के लिए वास्तविक विकास तभी संभव है जब वहां के नागरिकों को अधिकारों का समावेश हो। भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकारों का समावेश है और इन सिद्धांतकारों, राजनीतिक सिद्धांतकार द्वारा समय समय पर उन्हें व्याख्यायित भी किया जाता रहा है। अगर इन सिद्धांतों को जो एक बार गठित हो गए उनकी व्याख्या ना की जाए तो रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ मतलब समझ रहे हैं ना, स्थिर हो जाते हैं, जबकि प्रगतिशील होना चाहिए समाज में की हिसाब से। अब आजीविका को साधन लीजिए, वे जीवन के अधिकार में माने गए, जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में की। आपको सूचना का अधिकार दिया गया कानूनी प्रक्रिया अपनाकर, शिक्षा का अधिकार दिया गया,
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। इस तरह इन सिद्धांतकारों द्वारा या जो राजनीतिक व्याख्याकारों द्वारा समय समय पर इसकी विवेचना की जाती है। जो ये तर्क वितर्क होते हैं या जो वाद विवाद होता है, इससे जो संपक्ष अर्थात निष्कर्ष निकलता है वो विकास का द्योतक होता है। इसलिए इस सिद्धांत के अंतर्गत हम मौलिक अधिकारों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करते हैं। धर्मों के आधार पे यदि भेदभाव किया जाता रहे तो क्या समाज विकास कर लेगा? आप कक्षा में सभी बच्चे बैठे हो, मान लो एक विशेष धर्म के बच्चे के साथ अलग और दूसरे बच्चे के साथ अलग व्यवहार किया जाए तो क्या होगा? यह असमानता हुई जो सिद्धांतों के विपरीत है। धर्मों का कोई वो महत्व नहीं है राष्ट्र के विकास के सम्मुख, राष्ट्रवाद के सम्मुख, व्यक्तित्व के विकास के सम्मुख, क्योंकि तभी संभव है वो जब आपको या व्यक्ति को उसकी मूलभूत मौलिक आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाएं। आपको टेकस शिक्षा का अधिकार दे दिया जाए, लेकिन सबको समान शिक्षा का अधिकार, लेकिन वो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं ना दी जाए तो क्या होगा? क्या वो वंचित वर्ग जो गरीब बच्चा है उसके लिए उस शिक्षा के अधिकार का कोई महत्व रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, व्यवहारिक धरातल पे नहीं रह जाएगा। इसका भी अध्ययन हम करते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी तरह प्राचीन काल से लेकर आज तक देख लीजिए, राजनीतिक विकास की प्रक्रियाओं को देखिए, वो किस तरह संभव हुई, कैसे संभव हुआ? जब उस पे किसी एक वाद विवाद हुआ, विचार विमर्श हुआ, तो जो निष्कर्षों के बाद अगला कदम उठाया गया वो विकास की तरफ बढ़ा हुआ कदम था। फिर समय के अनुसार पुनः उस पे परिवर्तन करता गया, अर्थात परिवर्तन के साथ विकास की गति बढ़ गई। इस विकास की प्रक्रिया को भी राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सिद्धांत बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें वास्तविक जीवन में उतारना महत्वपूर्ण है। बच्चों, एक चीज समझिए, आप लाइन में लगे हो कहीं, मान लो दवा की दुकान पे लगे हो, लाइन में लगे हो, या डॉक्टर के यहां दिखाने गए हो, नंबर लगा के बैठे हो। अब कोई व्यक्ति आया और वो नंबर तोड़ के आगे जाके दिखाने की कोशिश करने लगे तो क्या होगा? सब जो लाइन में लगे हैं वो शोर करेंगे कि नहीं कि हम भी समान पैसा दिए हैं तो समान सुविधा उपभोग के अधिकारी हैं। अब जब वो लोग चिल्लाएंगे तो वो आदमी यदि पीछे उसको धके के पीछे लाइन के कर दिया जाता तो आप बड़े संतुष्ट हो जाते हो। लेकिन यदि वो व्यक्ति लाइन तोड़ के जो आगे बढ़ा वो आगे जाके दिखा लिया, तब आपको क्या फील होता है, कैसा अनुभव होता है? आप झुलाते हो, क्रोध करते हो सिस्टम के ऊपर, व्यवस्था पर, कि हम भी समान सुविधा दिए हैं, समान शुल्क दिए हैं तो उसका उपभोग करना समान अधिकार। अर्थात यहां पर विभेद हुआ। लेकिन
आप लाइन में लगे हो, बगल में विकलांग जनों के लिए या वृद्ध जनों के लिए अलग काउंटर बना है, उन्हें वरीयता दी जा रही है, तब आप क्या कहोगे? तब आपके दिमाग में आएगा चलिए ये ठीक है, उचित है, क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता है। अर्थात व्यवहारिक धरातल पे समानता लाने के लिए कुछ जो है विभेदक नीति आवश्यक है। इसी तरह बच्चों, शिक्षा का अधिकार सबको दे दिया गया है, लेकिन गरीब बच्चे जो विद्यालय से पलायित कर जाते हैं, दिन भर पत्थर तोड़ते हैं, ईंटा गारे की मजदूरी करते हैं, उनके लिए बताइए क्या समान शिक्षा या शिक्षा के अधिकार का कोई महत्व रह गया? यदि उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं सरकार द्वारा की जा रही हैं, जैसे मध्याह्न भोजन की सुविधा, तो वह अनुचित नहीं है। आज समाज में देखिए, तमाम बच्चियों को बीच में ही पढ़ाई छोड़वा दी जाती है, क्योंकि वे गरीब हैं, उन्हें अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए घर पे रुकना पड़ता है, माँ बाप मजदूरी पे जाते हैं। तो ऐसे वंचित वर्ग को भी विशेष सुविधाएं देना आवश्यक है, जिन्हें समाज में समान रूप से यदि सुविधाएं दी जाए तो वे उसका उपयोग नहीं कर सकते। जहां एक तरफ शिक्षा पाने की होड़ में लगे हुए उच्च वर्ग अर्थात धनिक वर्ग के लोग हैं, वहीं गरीबों को भी वह सुविधाएं और अधिकार पाने की जो है सुविधाएं प्रदान की जानी आवश्यक है। बच्चों, समानता और न्याय जैसी अवधारणाओं को व्यवहार में लाने के लिए ही ये उपाय किए जाने चाहिए। सरकार को उन्हें विशेष रियायतें प्रदान की जानी चाहिए। क्या आप ये आशा कर सकते हो कि खेल में एक सामान्य व्यक्ति और एक विकलांग व्यक्ति हो तो दोनों का समान मुकाबला हो जाए? क्या ये न्यायोचित होगा? नहीं होगा ना बच्चों। तो इसीलिए उसको व्यवहार में उतारने के लिए अलग अलग मुकाबला आवश्यक है, या विकलांग को विशेष सुविधाएं देने की आवश्यकता है, रियायतें देने की आवश्यकता है। समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें वो सुविधाएं हम दें कि जो अन्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उसका वो उपयोग कर सके। यह राजनीतिक सिद्धांतकारों के व्यवहारिक मुद्दों, सार्वजनिक नीतियों एवं नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करता है। जब तक जो राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा गठित प्रतिमान हैं, सिद्धांत हैं, जो विभिन्न समस्याओं या विचारों से संबंधित हैं, जब तक उन्हें एक सूत्रबद्ध नहीं किया जाएगा, अर्थात जो सार्वजनिक मुद्दों पे या समस्याओं पे उनके विचार हैं, तब तक सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, आते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की उपयोगिता। बच्चों, आप कक्षा 11 में पहुंच गए। कुछ समय बाद आपको मत देने का अधिकार मिल जाएगा, और जब मत देने का अधिकार मिलेगा तो आप तर्क वितर्क करोगे। स्वाभाविक है, सोच के अनुसार आपको जो सिद्धांत या जिसके विचार अच्छे लगेंगे
अब उसके लिए क्या आवश्यक है? अगर आप केवल भावावेश में अपनी बात किसी से रखोगे तो आपका बात प्रभावशाली नहीं होगा, वजनदार नहीं होगा। लेकिन जब आपको उनके बारे में पूरी जानकारी हो और अकाट्य तर्कों के द्वारा अपनी बात रखो, तब क्या होगा? आपकी बात से लोग सहमत होंगे और उसमें जो तर्क वितर्क होगा उसके निष्कर्ष निकलेंगे। इसके लिए आवश्यक क्या है? पढ़ना। क्या चीज? राजनीतिक सिद्धांतों को बिना जाने हुए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। अब एक चीज आएगा कि क्या इनका महत्व है, पढ़ने से क्या फायदा है? इसे तो केवल जो राजनेता हैं वो लोग पढ़ लें, या जो अध्यापक हैं, या जो कानून बनाने वाले लोग हैं, नौकरशाह, वो पढ़ लें राजनीतिक सिद्धांतों को। उन्हीं को जरूरत है, अध्यापक पढ़ ले, पढ़ाना उसको नहीं। जरूरत सबको है। जो कानूनों की व्याख्या करने वाले होते हैं, वकील जिसे कहते हैं आप, क्या उसको नहीं है? जो निर्णय देने वाला जज है, क्या वो सामाजिक सरोकार नहीं रखता? उसे भी पढ़ने की आवश्यकता है। जो सामाजिक कार्य करता है उन्हें भी आवश्यकता है। समाज के हर वर्ग को पढ़ने की आवश्यकता है। आप गणित बचपन से पढ़ते आए हो सब लोग? क्या सब बच्चे इंजीनियर और गणितज्ञ बन जाओगे? नहीं ना। पूरा देश तो इंजीनियर और गणितज्ञ नहीं बन जाता। फिर भी गणित पढ़ना पड़ता है। हम गणित पढ़ते हो क्यों? क्योंकि मूलभूत आवश्यकता है, वो एक मूल जानकारी उसकी रखनी आवश्यक है। उस विषय में जोड़ घटाना नहीं जानोगे तो समाज में कैसे रहोगे? तो इसके लिए आप गणित पढ़े ना कुछ। उसी तरह है, प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक छात्र को राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। राजनीतिक संस्थाओं और विचारों की जानकारी के लिए जो राजनीतिक संस्थाएं विकसित हुई हैं, कोई संस्था तुरंत नहीं जन्म ले लेती, धीरे धीरे विकास होता है। विकास की प्रक्रिया लंबी चलती है, तब वो गठित होते हैं। संविधानों के निर्माण भी विकास प्रक्रिया की देन होते हैं, एकाएक नहीं हो जाते। तो इनके बारे में जानकारी के लिए उन संस्थाओं के, और जो वो संस्थाएं हैं उनके विचार क्या हैं, उनकी सोच क्या है, उनके कार्य करने का तरीका क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिलेगी बिना अध्ययन किए? और एक चीज बच्चों, आप विद्यालय में जब भाषण प्रतियोगिता हो रही हो तब तो आप कुछ भी बोलो, सब जायज है, ठीक है, क्योंकि कोई आपको उत्तर देने वाला नहीं है, वहां आप प्रश्न करने वाला नहीं है। लेकिन जब वाद विवाद होता है तब क्या होता है? तब तो जो आप तर्क देते हो उसका उत्तर मिलता है, फिर उसके उत्तर को आप अपने तर्कों से संतुष्ट करते हो। तो आप ये कब कर पाओगे? जब आपको संस्थाओं और विचारों की जानकारी होगी। इसी तरह आजादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता की जानकारी के लिए आवश्यक है। ये जानकारियां जब तक नहीं होंगी, स्वतंत्रता क्या है या समानता क्या है, वास्तविक समानता, वास्तविक धर्मनिरपेक्षता क्या है, तब तक क्या हम उचित तरीके से अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या समानता को हम वास्तविक धरातल पे ला सकते हैं? नहीं। हम स्वतः आजादी की बात करते हैं, कई रूप हैं आजादी के, लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। जितने लोग उतने आजादी के परिभाषा है। तो क्या सबके सही सिद्धांत सही हो जाएंगे?
वह तो अपनी सोच के ऊपर निर्भर है, लेकिन हमें उनको पढ़ना है कि समाज के लिए क्या उचित और क्या अनुचित है। इसी तरह जो है अधिकारों व दायित्वों की जानकारी। व्यक्ति आज अधिकारों की मांग करता है, सब करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। कर्तव्य आवश्यक है, कर्तव्य बोध, दायित्वों का बोध होना व्यक्ति को महत्वपूर्ण है। और यह जानकारी कहां से आएगी? जब तक आप राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन नहीं करेंगे। इसका महत्व इस संदर्भ में और भी बढ़ जाता है जब हम अपने देश के संविधान के बारे में देखते हैं। क्यों? संविधानों को समझना अपने देश के नागरिकों का सबसे पहला कर्तव्य होता है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चों सभी धर्मों का अपना अपना धर्म ग्रंथ होता है, उसी तरह राष्ट्र का अपना धर्म ग्रंथ, उसका संविधान होता है। और संविधान में निहित हर चीजें जो है महत्वपूर्ण होती हैं। देश की शासन व्यवस्था के लिए, नागरिकों के लिए, नौकरशाहों के लिए, न्यायपालिका के लिए, कानून निर्माण करने वाली संस्थाओं के लिए, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। और इनके बारे में जानकारी के लिए आवश्यक है कि हम राजनीतिक सिद्धांतों का उपयोग करें। तो इस तरह बच्चों हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत को आपने देखा क्यों आवश्यक है इसका अध्ययन। इसमें क्या क्या अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत नामक पुस्तक में करना है। अब बच्चों इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।